So, hello, dear student. Very good morning. In mechanics, we were discussing about resultant forces, acting force. How can we find? We have seen the whole derivation, and we have also discussed about little bit what is free body diagram. So let's continue our topic, which is let's have a little bit more look on free body diagram. After that, we will continue some with some example, and let's after that we will discuss Lami's theorem. तो जैसा कि हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि मान लीजिए कोई बॉडी अगर कहीं भी प्लेस है या किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, हर एक जो उस बॉडी पे जितने भी टाइप के फोर्स लग रहे होते हैं उनको हम बॉडी को अलग अलग कंडीशंस में रख के और उन फोर्सेस को डिनोट करते हैं। इससे हमें ये एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि हम किसी बॉडी पे सिंपली एक कोई बॉडी प्लेस है या किसी पे अगर कोई बॉडी पे कोई वर्क या कोई फोर्स लग रहा है, तो वो किस तरीके से कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो हम डिटरमाइन कर लेते हैं और उसका बाकायदा एक रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं सेम डायरेक्शन में। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है और रिप्रेजेंटेशन से क्या फ़ायदा होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट का बनाते हैं जिस पे फोर्सेस कार्य कर रहे हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, कितनी फोर्स लग रही है और किस तरीके से कौन सी फोर्स किस फोर्स को बैलेंस करेगी। तो अगर आप टोटल बॉडी को जो है आप न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी जो है किस तरीके से इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था किस तरीके से, या बॉडी अगर मोशन में है तो किस तरीके से उसमें बैलेंस है, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या नाम है स्टडी करने के लिए, किसी भी फोर्स को स्टडी करने के लिए हमें एक जो है फोर्स डायग्राम को स्टडी करने के लिए हमें फ्री बॉडी डायग्राम की जो है पहले वो एक क्या नाम है डिटेल ड्राइंग चाहिए होती है, जिसपे हम फ्री बॉडी डायग्राम को हर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से बना पाएँ और समझ पाएँ कि किस तरीके से फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस कहाँ कहाँ किस तरीके से लग रही हैं और किस तरीके से उन्हें बैलेंस या तो बैलेंस है या बैलेंस किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सिंपली जो है किसी क्या नाम है प्लेन पे रखा हुआ है। ये आप ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई एक बॉडी है जो एक ये आप लाइन देख रहे हैं ना, ये प्लेन है, प्लेन का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस बॉडी पे हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इस पे कोई भी फोर्स लग नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, तो अगर प्लेन का देखें तो बॉडी प्लेन पे लगा रही होगी, प्लेन बॉडी पे लगा रहा होगा, ठीक है। अल्टरनेटिवली क्या होता है, देखिए ये बॉडी इस प्लेन पे प्लेस्ड है, तो जो बॉडी अपना सेल्फ वेट होता है ना। वेट कैसे निकालते हैं, जब हम मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट आ जाता है, ठीक है। जैसे आपकी बॉडी है, तो आप जनरली जब मेजर करते हो तो आप कहते हैं ना कि इतना मास है, इतना मास है, ठीक है। तो क्योंकि पृथ्वी जो है किसी भी बॉडी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ लगाती है, केंद्र की तरफ, ठीक है, सेंटर की तरफ। तो हम जी से मल्टीप्लाई मास में करते हैं तो हमें वेट मिल जाता है। तो कोई भी बॉडी होती है उसका सेल्फ वेट होता है। तो सेल्फ वेट क्या करता है कि जिस प्लेन पे ये बॉडी रखी होती है उस प्लेन के नीचे की तरफ, बॉडी के नीचे की तरफ, ये जो आप देख रहे हैं ये mg फोर्स, ठीक है, ये क्या है, बॉडी का सेल्फ वेट है और ये नीचे की तरफ जो है उस प्लेन पे लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एंड ईच एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी जो
एक्शन होता है हमारा, उसका सेम मतलब कि सेम अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन गेन होता है। ठीक है, तो जब बॉडी का सेल्फ वेट जो है वो डाउनवर्ड काम कर रहा है, तो मान लीजिए हमें इसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सी बॉडी बना लेंगे। ठीक है, और हम दिखा देंगे कि इसका वेट जो है ये नीचे की तरफ काम कर रहा है, और इसके बगल में प्लेन बनाएंगे, एक लाइन से प्लेन बनाएंगे और उस पर दिखाएंगे कि जो ये बॉडी का वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ, उसकी वजह से प्लेन पे जो है अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू इट्स वेट, ड्यू टू weight of body there is acting a normal force which is also perpendicular to the plane। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा नॉर्मल फोर्स होता है जो बॉडी के वेट की वजह से काम करता है, वो हमेशा जो है प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे आप प्लेन बनाएंगे और प्लेन के परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है शो कर देंगे। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉडी अगर mg फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, ठीक है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। अब वो रिएक्शन कितना होगा, वो भी mg के बराबर ही होगा, बॉडी वेट के बराबर। तो इस तरीके से जो है इस ऑब्जेक्ट का एक फ्री बॉडी डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। मान लीजिए कोई हमारा एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, यानी कि आनत तल है जिसको हिंदी में बोलते हैं, झुका हुआ प्लेन है। ठीक है, कितने एंगल पे झुका हुआ है, थीटा एंगल पे झुका हुआ है। इस पे ये बॉडी प्लेस्ड है, ये वाली बॉडी इस जो थीटा एंगल पे झुका हुआ प्लेन है इस पे प्लेस्ड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखते हैं कि इसका फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन या फोर्स किस तरीके से इस बॉडी हमारी बैलेंस होगी या नहीं होगी। नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी। ठीक है, देखिए अब हमारा बॉडी का जो वेट होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बॉडी का वेट हमेशा क्या होता है, तो सीधे डाउनवर्ड लगता है। जो हमारा प्लेन होता है, जो पृथ्वी की सरफेस होती है, उसके परपेंडिकुलर लगता है। तो पृथ्वी की तो सरफेस ये है ना, ये हमारी जो सरफेस है वो अर्थ की सरफेस के पैरेलल है, और ये क्या है, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जो थीटा एंगल पे झुका हुआ है। तो अगर देखा जाए ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बॉडी वेट है वो हमारा सीधे नीचे की तरफ काम कर रहा है। मतलब कि जो हमारा बॉडी होगा वो बॉडी का जो वेट होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कौन से परपेंडिकुलर, उस प्लेन की नहीं जिस प्लेन पे रखा है। ये जो प्लेन है, नीचे वाला जो प्लेन है जो अर्थ की सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ये है हमारा mg फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो हम इस बॉडी को ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, सेम कंडीशन में। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जस्ट इस बॉडी को इमेजिन करिए कि यह इसको आपने उठाया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉडी। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ बॉडी का वेट लग रहा है mg फोर्स। ठीक है, तो mg फोर्स से क्या होगा कि अब देखिए एंगल थीटा है, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें इसको, तो ये क्या होगा कि ये इस प्लेन नीचे वाले प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और अगर हम इसको एक्सटेंड करें नीचे की तरफ, तो हम देखेंगे कि अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल, इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, भाई नीचे वाला एंगल तो हमारा थीटा ही है, नीचे वाला 90 है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, टोटल 180 है, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये एंगल हमारा 90 होगा, और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो जो हमारा हमारा ग्रेविटी फोर्स है उसको हम रिजॉल्व करें। ठीक है, उसको हम रिजॉल्व करें दो डायरेक्शन में,
अभी हम रिजोल्यूशन के बारे में एक बार फिर से अभी आपकी टॉपिक जब आएगी तब भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिजोल्यूशन फोर्सेस का हम करते हैं। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि अगर ये जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल एंगल 90 है। तो अगर हम फोर्स mg को रिजॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा, जिस साइड थीटा होता है उस टाइप जब रेजोल्यूशन करते हैं, अभी आप ये समझिए कि जिस साइड थीटा होगा उस साइड क्या होगा, कॉस होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली थीटा आप यूं कह सकते हैं कि थीटा जिसके पास है कॉस उसके साथ है। मतलब कि अगर देखा जाए, देखिए ये 90, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये 90 होगा, ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर इसको आप यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि हम फोर्सेस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे प्लेन पे, तो ये एंगल हमारा थीटा आएगा, ये वाला एंगल। mg फोर्स नीचे की तरफ काम कर रही है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जो आएगा mg cos थीटा, ठीक है, और इधर क्या आएगा mg sin थीटा। रेजोल्यूशन आप अगर परेशान मत होइएगा, अभी बस इतना समझ लीजिए कि थीटा जिस साइड होता है उधर हम cos लेते हैं और उसके अपोजिट साइड हम क्या लेते हैं, sin लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पर रेजोल्यूशन हमने कर दिया। अब देखिए mg sin थीटा फोर्स क्या करेगा, mg sin थीटा फोर्स ये जो आपकी बॉडी है इसको नीचे की तरफ लाने का प्रयास करेगा। एक ये फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, और mg cos थीटा इस प्लेन जो इंक्लाइन प्लेन है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर mg cos थीटा लग रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस प्लेन पे एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्यों क्यों परफॉर्म कर रहा है एक्शन, क्योंकि mg sin थीटा तो प्लेन के पैरेलल है, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है, इंक्लाइन फोर्स होती है, वही हमारा जो है वो प्लेन पे कोई फोर्स जनरेट करती है। जो पैरेलल होती है वो हमारा कोई फोर्स या कोई इफेक्ट नहीं डालती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो mg sin थीटा ये हमारा प्लेन के पैरेलल है, ये तो कोई क्या नाम है, फोर्स अप्लाई ही नहीं कर रहा प्लेन पे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जस्ट इसको नीचे की तरफ मूव करने के लिए वर्क कर रहा है ना, नीचे की तरफ मूव कराने का प्रयास कर रहा है ये वाली फोर्स। तो इसको भूल जाइए। अब क्या है, mg cos थीटा ये प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, अब एक्शन कर रहा है, तो इसका ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन कौन सा होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, इस प्लेन का, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा और वो mg cos थीटा के बराबर होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स है, तो आपको पता है कि अगर डायनेमिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, म्यू इंटू एन। अब अगर ये म्यू इंटू एन जो फ्रिक्शन लग रहा है वो mg sin थीटा से छोटा है, तो हमारा ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं फिसलेगा। और अगर जो है अधिक है, सॉरी फिर से रिपीट करता हूँ, शायद मैंने उल्टा बोल दिया। अगर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू एन, ये अगर mg sin थीटा से बड़ा है तब तो हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ नहीं फिसलेगा, लेकिन अगर mg sin थीटा बड़ा है तो फिसल जाएगा। ठीक है, अगर इक्वल है तो भी बैलेंस बना के रखेगा। तो कुल मिला के अगर फ्रिक्शन फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg sin थीटा तो ये बॉडी हमारी नीचे की तरफ नहीं जाएगी और बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं FBD या फ्री बॉडी डायग्राम की। तो अगर हम बात करें ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, एक तो ये जो लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और एक नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रही है। ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रही है, और एक फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, नीचे की तरफ मूव करेगी तो ये फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है मोशन का, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा mg sin थीटा को बैलेंस कर रही है, जो नॉर्मल फोर्स है वो हमारा क्या कर रही है, mg cos थीटा को बैलेंस कर रही है। ठीक है, और अब कहेंगे कुछ लोग mg क्या है, mg का ही तो हमने क्या किया है, कंपोनेंट लिया है mg sin थीटा और mg cos थीटा। ठीक है, एक प्लेन के पैरेलल और एक प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। ठीक है,
कि फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो किस लिए बनाते हैं और किस तरीके से जो है फोर्स एनालिसिस किसी बॉडी पे लगने वाले फोर्स का हम फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जो हमने और रिजल्टेंट निकाला था प्रीवियस लेक्चर में, उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया, इसके अलावा हमने पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू जो है वो रिजल्टेंट निकाला था। आर इक्वल टू अगर दो फोर्सेज जो है एक दूसरे के बीच में थीटा एंगल पे हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे काम कर रही हैं जिनके बीच में थीटा एंगल है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, ठीक है, उनके बीच के एंगल के बराबर होगा। ठीक है, इसके रूट के बराबर होगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p कॉस थीटा के रूट के बराबर होगा। ये रिजल्टेंट फोर्स होगी। ठीक है, ये रिजल्टेंट फोर्स की है, ये वाली है। अब बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की, जो क्या नाम है, हमने मान लीजिए जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आया वो P से जो है, या P को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, OA से डिनोट कर रहे हैं, तो इससे अल्फा एंगल बना रहा है। देखिए तो जो हमारा रिजल्टेंट है मान लीजिए वो अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम tan अल्फा की वैल्यू देखेंगे तो वो आई थी AC साइन थीटा अपॉन OA प्लस AC कॉस थीटा। ठीक है, AC साइन थीटा, अगर हम देखिए अब थीटा जिसके पास है वो वाला कॉस होगा और जो उसके अपोजिट होगा वो वाला साइन होगा, तो वो जो अपोजिट होगा ये इसके बराबर होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ये जो आप खींचे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्यू के बराबर होगा इनडायरेक्टली। ठीक है, और ये क्यू कॉस थीटा, तो अगर आप देखें तो ये क्यू कॉस थीटा हो गया और ये क्या हो गया, क्यू साइन थीटा हो गया। तो इस तरीके से अगर हम कन्वर्जन करेंगे हम्म एक सेकंड रुकिएगा जरा। देखिए तो इस तरीके से अगर हम tan अल्फा की बात करेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा आपका क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि ये हमारा जो है, जिसको हमने P माना था OP को, और इसको Q माना था, तो Q साइन थीटा अपॉन P प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से हम tan बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। और कुछ स्पेशल केसेस हैं, मान लीजिए कि एंगल जो है
जो दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है वो हमारा 0 हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप सिंपली जो है वहाँ पे जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी वो आप 0 रख देंगे। जब थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, 2pq, जो कॉस थीटा होता था उसकी जगह 1 हो जाएगा, तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अंडर रूट। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू आ जाएगा। यानी कि अगर दोनों फोर्सेज जो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम पॉइंट पे काम कर रही है, तो रिजल्टेंट उनका क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा, योग हो जाएगा। अगर यही बात करें जब एंगल जो है 0 की जगह 180 हो जाए, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी जो है हमारा, आप देखेंगे कॉस थीटा की अगर हम कॉस 180 की वैल्यू देखें तो देखिए, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कॉस 90 प्लस 90, तो अगर 90 है तो कॉस चेंज होता है साइन में, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन थीटा कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और साइन 90, क्योंकि अब देखिए साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ से -1 आ जाएगा, तो आप रखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब यहाँ पे कॉस थीटा ये -1 रखेंगे तो -2pq आ जाएगा। अब ये देखिए ये भी स्क्वायर है, ये p माइनस क्यू का होल स्क्वायर है ना, तो इसको रूट में अपर रखेंगे तो ये रूट जो है हट जाएगा और रिजल्टेंट आपका p माइनस क्यू आ जाएगा। यानी कि 180 कब होंगी, जब एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो मान लीजिए किसी पॉइंट पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक इस डायरेक्शन में कर रही है तो दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में कर रही है, तो रिजल्टेंट जो होगा उन फोर्स का हमारा वो क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू। अगर मान लीजिए पी क्यू इक्वल है तो क्या होगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। अगर p बड़ा है तो रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा, अगर q बड़ा है तो रिजल्टेंट निगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए 90 है तो cos 90 किसके बराबर होता है, साइन 0 के, साइन 0 की वैल्यू 0, तो आपका ये टर्म पूरा हट जाएगा और रूट p प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, और अगर पी क्यू बराबर है उस केस में क्या होगा, जो रिजल्टेंट का एंगल होता है कि कितने एंगल पे जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स आता है, उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। यानी कि अगर अल्फा जो है, रिजल्टेंट जो है थीटा बाई 2 पे है, यानी कि दोनों फोर्स जो हैं जितने एंगल पे काम कर रही हैं उसके आधे पे काम कर रहा है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, पी और क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, देखिए tan अल्फा बराबर क्या होता है, क्यू साइन थीटा अपन क्यू प्लस क्यू कॉस थीटा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पी इक्वल क्यू है तो पी और क्यू, पी की जगह क्यू रख दीजिए, क्यू कॉमन लेंगे तो क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा। अब 2 थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे और आपका आ जाएगा, ये मैंने पहले भी डिस्कस करा था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस क्या है, अगर हम नेक्स्ट केस की बात करें, देखिए अगर P जो है Q से बड़ा है, दूसरा केस हमारा है, ठीक है, तो आप tan अल्फा क्या लिखते हैं, Q प्लस P प्लस क्यू कॉस क्यू साइन थीटा अपान P प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से आपको एक दूसरी चीज मिल जाएगी जिसको आप कहेंगे, यहां से क्या होगा कि आपका टोटल सम जो होगा क्या होगा, P के स्थान पे अगर आप Q रखते हैं तो आपका टोटल सम tan अल्फा से ग्रेटर देन tan अल्फा हो जाएगा। देखिए, तो अगर हम देखेंगे इफ P इज ग्रेटर देन Q, ये केस हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये अगर हम P को Q से रिप्लेस करते हैं तो टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अल्फा से हमारी बड़ी हो जाएगी। अब देखिए जो आप Q को कॉमन लेके काट सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा बाई 2, है ना, तो यहाँ से साइन थीटा की बात करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। और ये जो आपका कॉस थीटा बाई 2
कॉस टू थीटा बाई टू कर दीजिए। तो कॉस थीटा का एक कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन और प्लस वन ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। टू कॉस स्क्वायर थीटा नीचे बचेगा और साइन टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ये आपका ऊपर बचेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से एक जो पावर है वो कॉस थीटा बाई टू से कैंसिल हो जाएगी, नीचे कॉस थीटा बचेगा, थीटा बाई टू बचेगा, ऊपर साइन थीटा बाई टू। ये टोटल क्या आ जाएगा टेन थीटा बाई टू विच इज ग्रेटर देन टेन अल्फा। तो यहाँ से जो है हमें थीटा बाई टू ग्रेटर देन अल्फा या अल्फा इज लेस देन थीटा बाई टू। तो बात करें तो जो आपका रिजल्टेंट होगा वो जो फोर्स आपका P ग्रेटर फोर्स है उसकी तरफ क्या होगा, इंक्लाइन होगा या झुका हुआ होगा। देखिए परिणामी निकालने का एक और मेथड हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं, मान लीजिए आपको दो फोर्सेस दी हुई हैं, एक 10 न्यूटन की दी हुई है, एक 20 न्यूटन की दी हुई है। तो आप एक ग्राफ पेपर लीजिए और उस पर एक स्केल मान लीजिए कि 5 न्यूटन बराबर 1 mm या 10 न्यूटन बराबर 1 mm, चलिए 5 ही मानते हैं, फाइन 5 न्यूटन बराबर 1 mm। तो अगर हम देखें जो हमारी P फोर्स है 10 mm और 10 न्यूटन वो हमारी 2 mm के बराबर हो जाएगी और हमारी Q फोर्स 4 mm के बराबर हो जाएगी। तो आप क्या करिए कि विद डायरेक्शन जितने एंगल पे ये फोर्सेस दी हुई हैं उनको उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 2 mm और 4 mm की खींच लीजिए एक पॉइंट पे, ठीक है। एक पॉइंट पे किसी पॉइंट पे ही तो कार्यरत होंगे तो उनको खींच लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि P के पैरेलल और Q के पैरेलल जो OA और OB हैं उनके पैरेलल लाइन खींच लीजिए, एक पैरेललोग्राम बना लीजिए जैसे कि हमने प्रीवियसली डेरिवेशन में किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपका पैरेललोग्राम होगा उसके विकर्ण को जो जिस पॉइंट पे फोर्स काम कर रही है वहां से विकर्ण पास करिए और उसको मैच करा लीजिए और विकर्ण की जो लेंथ है वो आप ले लीजिए, वो मेजर करेंगे और उसको आप जो पैमाना आपने माना हुआ है, जो स्कूल माना हुआ है उसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो आपका मिल जाएगा। एक तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया। अच्छा एंगल को भी आप जो है मेजर कर सकते हैं, पी से परिणामी का क्या नाम है एंगल कितना है और क्या नाम है दूसरे फोर्स का एंगल कितना है, वो सारी चीज़ें जो है आप आसानी से मेजर कर पाएंगे। इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है 30 न्यूटन और 20 न्यूटन की दो फोर्सेज जो हैं वो काम कर रही हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि अधिकतम परिणामी कब होता है, जब जो ये cos थीटा वाला फैक्टर है ये हमारा पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव इंटू आपको पता है कि cos थीटा की वैल्यू जो है हमारी वो 0 से 1 के बीच में रहती है। तो मैक्सिमम हमारी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है, और मिनिमम कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, है ना। 0 से 1 नहीं होती है, -1 से +1 होती है, ठीक है। तो न्यूनतम हमारी कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। अब देखिए अगर बात करें अधिकतम की तो आप थीटा की cos थीटा की कौन सी वो वैल्यू रखेंगे जिसमें ये 1 आ जाए। तो 90 डिग्री पे आपका क्या होता है 1 होता है, साइन 91 होता है, cos 0 1 होता है। तो आप 0 यहाँ पे रखेंगे थीटा को, और थीटा को जब आप 0 रखेंगे तो आपका रिजल्ट कितना है P प्लस Q, यानी कि 30 और प्लस 20 टोटल 50 आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम -1 की बात करें तो जो आपका cos थीटा -1 कब होगा, जब आपका 180 डिग्री होगा, अपोजिट होंगे दोनों फोर्सेस, है ना, अपोजिट होंगे तो हमारा क्या होगा थीटा -1 होगा। तो यहां से आप देखेंगे तो P माइनस क्यू यानी कि मिनिमम जो है 10 न्यूटन आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 न्यूटन और 20 न्यूटन के दो बल जो है किसी कण पे आपस में 60 डिग्री पर कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं, इनका परिणामी ज्ञात कीजिए, ठीक है। एंगल आपको दिया हुआ है, फोर्सेस आपको दी हुई है, ये आपकी एक फोर्स है, दूसरी फोर्स 20 है। तो आप क्या करेंगे रूट में 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 20 इंटू कॉस थीटा 60 डिग्री, ठीक है। इसके अलावा ये बोल रहा है कि यदि दोनों जो बल हैं वो तनाव के हैं, तो देखिए तनाव कब होगा, पहला केस तनाव कब होगा, जब क्या होगा
कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे। ठीक है, क्या होगा जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं। 10 न्यूटन का बल कंप्रेशन का तथा 20 का तनाव। अब देखिए, अगर तनाव की बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम पॉइंट से बाहर की तरफ लगाते हैं, और कंप्रेशन का क्या करते हैं, तो पॉइंट से अंदर की तरफ लगाएंगे। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन एक हो जाएगी, एक कंप्रेस करेगा, दूसरा टेंशन क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर P जो है ये तनाव है और Q जो है ये भी तनाव है। ठीक है, एंगल 60 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो आप क्या करते, फिर तनाव का आप 180 मान लेते, डायरेक्ट वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, इस केस में जो है आपका 26.4 न्यूटन जो है रिजल्टेंट आ जाएगा। अब कह रहा है कि मान लीजिए दूसरा केस आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे केवल एक केस के बारे में डिस्कशन किया है, एक सेकेंड। ठीक है, दूसरा केस कह रहा है कि अगर जो है बल कंप्रेसिव है, तो कंप्रेसिव होंगे तो आप देखिए इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, है ना। ये दूसरा आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए हमारा तो टेंसाइल है, बाहर की तरफ लग रहा है, लेकिन बी जो है कंप्रेसिव है, इसलिए ये चेंज हो जाएगा, बाहर की तरफ ना लग के अंदर की तरफ लगेगा। तो इसका जो रिजल्टेंट हमारा है वो जो क्या नाम है आपका पैरेललोग्राम बनेगा, वो नीचे की तरफ बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, और इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। आपको पता है ट्रांसमिटिविटी का रूल कि हम फोर्स को सेम क्या नाम है लाइन ऑफ एक्शन की डायरेक्शन में जो है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे मूव कर सकते हैं। तो आप इस ये जो ऊपर की तरफ फोर्स दिख रही है इसको यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पूरा पैरेललोग्राम बन गया और ये आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 60 लग रहा है, ये एंगल क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच में 60 है, लेकिन हमको क्या करना है, हमको रिजल्टेंट ये वाला निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स ट्रांसफर किया है। देखिए एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम लॉ में जब हम बात करते हैं तो फोर्सेस जो है आउटवर्ड लग रही होती है, बाहर की तरफ लग रही होती है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे उल्टी दी हुई है। ठीक है, तो इसको आप नीचे जब ट्रांसफर करेंगे तो एंगल आपका ये टोटल एंगल क्या है 180 है, ये आपका एंगल 60 दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 120 प्लेस करिए तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 17.32 न्यूटन। ठीक है, रही बात अल्फा की, तो अल्फा किससे आप कह रहा है 20 से कह रहा है, तो आप 20 से अल्फा के लिए क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 2, और सॉरी रिजल्टेंट तो ये हो गया। अगर आप अल्फा की बात करेंगे tan अल्फा की, तो अगर हम बात कर रहे हैं क्यू से, ठीक है, क्यू मतलब कि सॉरी पी से 20, हमने क्या नाम है पी को जो है 20 माना हुआ है, क्यू को 10 माना हुआ है। चलिए, तो 20 से बात कर रहा है, दैट मीन्स कि पी से बात कर रहा है, तो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना। जिसका जिस फोर्स से डायरेक्शन की बात करता है, अल्फा की बात करता है, उसको हम नीचे रखते हैं, है ना। अगर भी यहाँ पे क्यू से बात कर रहा होता तो पी साइन थीटा क्यू प्लस पी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अल्फा एंगल को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक होएस्ट है, ठीक है, और इस पे क्या है, दो पट्टे लगे हुए हैं डायरेक्शन में। ठीक है, और इनके बीच का दोनों के जो एंगल है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। दोनों ही क्या है, टेंसाइल है, ड्रम पे टेंसाइल फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। देखिए ये 60 न्यूटन और ये 40 न्यूटन, रिजल्टेंट की बात कर रहा है। तो अगर आप देखिए ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, इस पॉइंट पे आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे और 40 को इधर करेंगे, तो यहाँ से ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा आपका। ठीक है, रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट तो हमारा आ गया। अगर आप ग्राफ की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। इसको मान लीजिए आप 60 इसी डायरेक्शन में बना लीजिए, तो आप क्या करेंगे 40 को क्या करेंगे यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो ये आपका दोनों हो गया। ठीक है, अब 60 के पैरेलल एक खींच लीजिए और एक 40 के पैरेलल खींच लीजिए, आपका पैरेललोग्राम बन गया। ये देखिए आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, दिया हुआ है कि किसी कण पर समान परिमाण के दो बल
एक साथ लग रहे हैं, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, परिमाण उनका सेम है। और किसी भी एक बॉडी पर कोई एक कण है, ऑब्जेक्ट है, यानी कि कण की बात करेंगे दैट इज मासलेस। ठीक है, बलों का परिणामी उन बलों के बराबर है। अच्छा, ठीक है, बलों के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए, आपको थीटा पूछ रहा है और परिणामी क्या कह रहा है कि उन बलों के बराबर है। तो पहले तो ये कह रहा है कि दो बल कार्य कर रहे हैं जो कि आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि दोनों बल क्या है, P है या Q है, कोई भी मान लीजिए, और रिजल्टेंट भी क्या है, P या Q के बराबर ही है। तो यहाँ पे P माना हुआ है, तो मान लीजिए कि ये बल भी P है, ये बल भी P है, तो रिजल्टेंट भी हमारा P होगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से आप थीटा निकाल लीजिए, थीटा 120 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक पिन पर 7 न्यूटन एवं 10 न्यूटन के दो परपेंडिकुलर फोर्सेस जो है वो लग रही हैं। ठीक है, एक का जो एक बल की जो वैल्यू है वो 12 किलोग्राम है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक 12 किलोग्राम बल की दिशा ज्ञात करिए ताकि तीनों बलों का परिणामी अधिकतम हो। चलिए, ठीक है, अब देखते हैं। ये दोनों बल हैं। अब हमने मान लिया ये जो 7 न्यूटन का बल है ये काम कर रहा है और ये 10 न्यूटन का काम कर रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इनका परिणामी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आएगा पैरेललोग्राम के हिसाब से। ठीक है, अब कह रहा है कि एक 12 किलोग्राम बल की दिशा ज्ञात करिए ताकि तीनों बलों का परिणामी जो है अधिकतम हो। ठीक है, मतलब कि ये ऐसा बोल रहा है कि उसकी दिशा बताइए ये 12 किलोग्राम फोर्स की, जिससे कि जो ये 12 किलोग्राम 10 न्यूटन और 7 न्यूटन इन तीनों का जो परिणामी है वो अधिकतम हो। तो अधिकतम कब होगा, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो अधिकतम होता है यानी कि एंगल 0 होता है। ठीक है, बात करते हैं, चलिए देखिए। अब यहाँ पे अगर tan अल्फा की बात करते हैं, ये जो, चूंकि हमको एंगल नहीं दिया हुआ है, तो tan अल्फा, tan की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधा। तो ये परपेंडिकुलर यानी कि 10 न्यूटन बटे 7। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 10/7 आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब अगर अधिकतम की बात कर रहे हैं तो मतलब हमारा जो फोर्स 12 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ पे किलोग्राम नहीं होगा, न्यूटन कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो सेम इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ही लगे। ठीक है, तो अगर हम अल्फा की बात करें तो ये एंगल जितना आया है रिजल्टेंट का, सेम उसी डायरेक्शन में हमारा जो है ये तीसरा फोर्स भी 12 न्यूटन का वो लगना चाहिए, तभी क्या होगा, रिजल्टेंट टोटल हमारा वो मैक्सिमम आएगा। एक बार फिर से समझिएगा, देखिए इसमें हमें रिजल्टेंट नहीं निकालना है, हमें दो जो फोर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो 7 और 10 न्यूटन है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एक 12 न्यूटन का भी बल है, वो बल कितने एंगल पे लगे, किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे लगे, जिससे कि क्या हो कि जो ये तीनों फोर्स हैं इनका जो रिजल्टेंट है वो अधिकतम आ जाए, मैक्सिमम आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता भी होगा कि रिजल्टेंट हमारा P प्लस क्यू तब मैक्सिमम माना जाता है जब एंगल जो है, जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या होता है सॉरी, उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री, ओ सॉरी 0 डिग्री होता है, और मिनिमम तब होता है जब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आपने एंगल निकाल लिया अल्फा। अब आपका आंसर जो है यही होगा कि इसी डायरेक्शन में हमारा 12 किलो न्यूटन का भी फोर्स लग जाएगा। उसके अलावा देखते हैं एक और एग्जांपल। एक बिंदु पर लगे दो बलों PQ का परिणामी R है। ऐसे इस प्रकार है कि यदि Q को दुगना कर दिया जाए तो नया परिणामी P पर समकोण बनाता है। सिद्ध कीजिए Q बराबर R। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। पहले क्या कह रहा है कि दो बल PQ का परिणामी R है, तो पहले आप R निकाल लीजिए। तो R बराबर क्या होता है, रूट पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p cos थीटा, R स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2p क्यू cos थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि Q को दुगना कर दिया जाए तो जो नया परिणामी होता है वो P पर समकोण बनाता है। तो दुगना पहले कर लीजिए, यानी कि Q की वैल्यू क्या कर दीजिए, 2Q कर दीजिए, और एंगल का कर दीजिए 90 कर दीजिए।
ठीक है। पी पर क्या करता है, समकोण बनाता है, मतलब कि जो परिणामी है वो समकोण बनाता है, ध्यान रखिएगा, परिणामी समकोण बनाता है, ना कि दोनों बलों के बीच में। तो आप रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे, आप एंगल निकालेंगे, जो रिजल्टेंट का एंगल होता है फोर्सेस, दोनों फोर्स से, तो आपको पी से निकालना है। तो पी से निकालना है, पी को नीचे रख दीजिए। दूसरा फोर्स क्या है, टू क्यू है, उसको ऊपर रखिए, तो टू क्यू साइन थीटा पी प्लस टू क्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, आप देखेंगे, ये क्या कर रहा है, समकोण बनाता है, दैट मीन्स कि एंगल हमको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा tan 90। tan 90 क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इन्फिनाइट मतलब क्या हो गया, समथिंग बाई जीरो, किसी भी संख्या से अगर हम बाई जीरो कर दें तो इन्फिनाइट हो जाता है, अगर बाई जीरो करेंगे तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी। अब मान लीजिए 1/0, ठीक है, इन्फिनाइट को 1/0 हमने लिखा, तो ये क्वांटिटी तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा p प्लस टू क्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए आपका, यहां से आप जो है टू क्या आया था, p प्लस टू क्यू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो आप देखें रिजल्टेंट क्या था, q p और q की जगह p प्लस टू क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा जीरो। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर। कैसे, एक बार फिर से देखिएगा, आपने रिजल्टेंट यहाँ पर निकाला था, तो निकाला था, तो इसको आप क्या कन्वर्ट कर लीजिए, ये जो p प्लस टू क्यू कॉस थीटा है इसके फॉर्म में, तो टू क्यू कॉस थीटा तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आप p जो है, p को इसके साथ रखिए, p को कॉमन ले लीजिए, तो p को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी p निकल जाएगा और यहाँ से भी p निकल जाएगा, क्यू स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाइए। अब p कॉमन ले लेने पे p प्लस टू क्यू कॉस थीटा बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी कि अगर हम रूट ले लें तो r बराबर क्यू, यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए, ऐसे ही और क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्या कह रहा है, दो संगामी यानी कि कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, दो संगामी तथा समान बलों P और P के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जबकि उनका परिणामी P/2 है। परिणामी आपको दे दिया है, ठीक है, फोर्सेस समान है, एंगल आपको पूछ रहा है, ठीक है, कॉन्करेंट बोल रहा है, मतलब कि एक ही पॉइंट से जाने वाली है ना, एक ही पॉइंट पे लगने वाली, कॉन्करेंट का मतलब तो यही होता है ना, आपको टाइप ऑफ फोर्सेस में मैंने बताया था कि कॉन्करेंट का मतलब एक पॉइंट से पास होने वाली। तो यहां से क्या होगा, आप देखेंगे तो p/2 का होल स्क्वायर बराबर p² टू p स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब p को क्या कर दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 1/4 2 प्लस टू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप 4 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो 1 बराबर 8 प्लस 8 कॉस थीटा, 8 कॉस थीटा बराबर -7, और यहाँ से थीटा बराबर कॉस इनवर्स -7/8। एक तो ये एंगल आ गया आपका, ठीक है, वही आपको पूछ रहा था। उसके अलावा एक और क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड में आया हो, आपके दो बल हैं, दो फोर्सेस आपको दी हुई हैं 2p और p। ये कह रहा है कि किसी जो है ऑब्जेक्ट पे काम कर रही है, यदि प्रथम बल दुगना किया जाए और द्वितीय बल में 120 की वृद्धि की जाए तो परिणामी बल की दिशा नहीं बदलती है, मतलब कि एंगल वही रहता है ना, जो हमारा पहले होना चाहिए था, ठीक है। तो p का मान ज्ञात करिए, ठीक है, देखते हैं। चलिए,
देखिए, तो बात कर रहे हैं कि जो पी और टू पी फोर्सेज जो हैं, यदि क्या करते हैं, हम पहले फोर्स को दुगना कर देते हैं तो द्वितीय फोर्स में क्या करते हैं, 120 की वृद्धि कर देते हैं। तो जो हमारा परिणामी होता है या रिजल्टेंट फोर्स होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है। तो पी का मान पूछ रहा है, चलिए ठीक है। देखिए, रिजल्टेंट का अगर डायरेक्शन की बात करें पी से, ठीक है, टू पी से, क्योंकि टू पी हमारा नीचे है, तो टू पी से अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, तो ये होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर हम टू पी को दूना कर दें, है ना, क्या करते हैं, प्रथम को दूना कर दें और दूसरे में 120 की वृद्धि कर दें, तो ये 2p की जगह हम 4p प्लेस करते हैं, रखते हैं, और जो p था उसके जगह p प्लस 120 रखते हैं। अब देखिए, तो हमारा क्या होता है, जो एंगल है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि tan अल्फा की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसको आप इक्विवेलेंट कर दीजिए और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको p की वैल्यू 120 डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो फोर्सेज हैं P और P√2, ये किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं। इनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 45 डिग्री का जो है एंगल बनाता है, ठीक है, बड़े बल से। तो बड़ा बल हमारा कौन सा होगा, एक P और √P की वैल्यू आपको पता है 1.414 होती है, तो दैट मीन्स ये बड़ा हो गया, लेकिन P√2 से जो है वो हमारा 45 डिग्री बना रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, P sin थीटा Q प्लस P cos थीटा, क्योंकि हमें बड़े बल से निकालना है तो Q को नीचे रखेंगे। अब अल्फा की वैल्यू 45 रख दीजिए, तो देखेंगे P sin थीटा अपन P√2 प्लस P cos थीटा, ठीक है, ये रूट पूरे पे नहीं होगा, केवल 2 पे होगा। चलिए, अब यहां से देखेंगे tan अल्फा की वैल्यू 1 होती है, तो P को कॉमन कर लीजिए, ठीक है, P को आप क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका √2 बचेगा और cos थीटा बचेगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में। तो आप क्या करेंगे कि अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2, क्योंकि अब √2 से क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो यहां से आपको पता है कि जो 1/√2 की वैल्यू होती है वो साइन 45 की होती है, π/4 की, और cos 45 की भी सेम वैल्यू होती है। तो यहाँ से cos A cos B माइनस साइन A साइन B cos A प्लस B का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू -1 है, cos A माइनस B का फॉर्मूला बनेगा, तो उसको उधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, π/4 प्लस थीटा, और -1 किसकी वैल्यू होती है, cos 180 डिग्री की, तो यहाँ से जो आपका थीटा आएगा 180 माइनस π/4 यानी कि 135 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बलों के त्रिभुज का नियम या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।